ओनली आईएएस का आपका क्या रोल रहा आपकी सक्सेस जर्नी में? यूपीएससी के टाइम में ओनली आईएएस का एक एनवायरनमेंट का कंपाइलेशन आया था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला था। एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, प्रहार था आई गेस मुझे। वो कहते हैं ना कि हाँ भाई, लगातार लगे रहो एक ही डायरेक्शन में, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ऐसा ही हुआ आपके केस में, है ना? न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहे तो एक मैगज़ीन देख सकते हैं आप किसी कोचिंग का, यूपीएससी का। सबके जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, सबके साथ ऐसा आता है, लो फेज़ होता है, तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्टेन होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होगा आप सब चीज़ सही कर रहे होंगे तभी रिज़ल्ट नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सौरव, जिनकी इस बार बीपीएससी 68 में 5वीं रैंक आई और इन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि पूरे समाज को प्राउड फील करवाया। और इनकी जो स्टोरी है काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। तो अभी इस ऑनेस्ट डिस्कशन में हम जानेंगे बहुत कुछ सौरभ से, ताकि वो लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिले और वो अपनी तैयारी में उसे ऐड ऑन करें। सौरभ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सौरभ, जब आपको पता लगा, किसने आपको बताया कि 5वीं रैंक आई? किसने बताया? पहले पहले तो चेयरमैन सर ने ट्वीट कर दिया था, तो स्क्रॉल कर रहा था, बट उसके पहले ही रिजल्ट पब्लिश होने के 5 मिनट, आई थिंक 10 मिनट पहले एक रिपोर्टर ने कॉल किया था। तो वो बोल रहे थे कि आपका टॉप 10 में रैंक है और कुछ डिटेल्स मांग रहे थे, आपका नाम क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, ये सब। तो उस समय तो लग रहा था कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि टॉप 10 में आ जाएगा। बट फिर उनसे बात करते कि टाइम ही देखा, स्क्रॉल कर रहा था तो देखा आ गया, फिर पहले चेक किया, फिर उसी से पता चला, उन्होंने ही पहले बताया था। बहुत जबरदस्त। और जब आपको ये यकीन हो गया, मतलब रियलाइज हो गया कि अब तो प्रैंक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ बोल रहे हैं, तब हाँ, फिर कैसा फील हुआ एकदम से? आपने अपने पेरेंट्स को बहुत बताया? हाँ, पेरेंट्स बगल में ही थे, तो बहुत सैटिस्फाइंग लगा और बहुत खुश थे सब। और एक रिलीफ फील हो रहा था कि फाइनली कहीं हो गया है, क्योंकि बहुत एक लंबा जर्नी था तो इसीलिए। बिल्कुल। सौरभ, आपने बीटेक की आप 2018 में पास आउट हुए शायद, है ना? जी, जी। और आपने कॉलेज से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मतलब कम से कम द हिंदू आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आपका गोल क्लियर था कि मुझे करनी तो तैयारी है। हाँ, थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना है। तो कुछ ज़्यादा तो पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था, बट हाँ, मैं एक पेपर डेली लेता था, द हिंदू लेता था, तो उसको डेली एक बार स्कैन कर लेता था। उस समय तो उतना कुछ समझ में नहीं आता था, बट स्टार्ट कर दिया था हिंदू पढ़ना एटलीस्ट। तो 2018 से लेके अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब काफी उतार चढ़ाव आए कई बार, मतलब इवन यूपीएससी में प्री नहीं क्लियर हुआ। कैसी जर्नी रही, क्या बोलना चाहोगे आप? तो कॉलेज के बाद फिर मैं आईटी इंडस्ट्री में 1 साल जॉब किया था चेन्नई में, फिर 1 साल से कुछ ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन करके दिल्ली चला गया था मैं। फिर वहाँ पे फिर थोड़े ही दिन के बाद कोविड आ गया, आई थिंक 3-4 महीने हुए होंगे। तो फिर घर आ गया, 1.5 महीने तक घर में ही था, घर से ही फिर जितना हो रहा था कर रहा था। तो फिर उसी टाइम फिर प्रीलिम्स दिया, बट प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर भी प्रीलिम्स दिया, अनफॉर्चुनेटली फिर नहीं हुआ। बार-बार लेकिन मार्जिनली रह जा रहा था, तो लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही थिन मार्जिन से रह जा रहा था बार-बार। तो फिर और भी एग्ज़ाम्स फिर एक्सप्लोर करने लगा, क्योंकि अब टाइम हो रहा था, तो लग रहा था जल्दी सेटल होना है तो। और मैंने स्टेट पीसीएस की तरफ देखा, फिर यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया, झारखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया, दोनों का मेंस लिखा, बट वो नहीं हुआ। फिर बीपीएससी आया, 67 बीपीएससी का फिर प्रिपरेशन करने लगा। फिर लेकिन वो डिले होते गया, फिर फाइनली मई में हुआ था। तो बट मई में मैं गया देने, बट वो अनफॉर्चुनेटली पेपर लीक हो गया। फिर री एग्ज़ाम हुआ तो उसका 30 सितंबर आई थिंक डेट था। तो उस टाइम मेरा यूपी पीसीएस का मेंस था, उसी डेट के 1-2 दिन अगल-बगल था। तो अपीयर नहीं हो पाया 67th में। तो फिर लेकिन उसमें अच्छे पोस्ट थे 67th में, तो एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी था, तो हमेशा लग रहा था दे देना चाहिए था किसी तरह, बट फिर नहीं हुआ, नहीं दे पाया। फिर 68th आया तो फिर 68th में लग गया। तो फिर वो भी 68th में 1 महीना मैंने प्रीलिम्स को दिया था, तो 1 महीना। तो फिर वो भी क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था, तो श्योर नहीं था कि कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ कितना जाएगा, तो श्योर नहीं था कि प्रीलिम्स होगा। तो फिर यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना फिर स्टार्ट कर दिया, यूपीएससी ही कर रहा था, तो फिर प्रीलिम्स उसका भी नज़दीक था, मई में प्रीलिम्स उसका भी था। तो फिर जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का तो हो गया, उसके बाद फिर मैंने बीपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन किया, वही 40-50 दिन था आई थिंक। सच में, मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ भाई, लगातार लगे रहो एक ही डायरेक्शन में, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ऐसा ही हुआ आपके केस में, है ना? हाँ, ये बोल सकते हैं ज़रूर।
तो एक चीज आपने, मतलब यूपीएससी भी एक ही समय में और यूपीपीएससी भी और बीपीएससी भी, इतने सारे एग्जाम्स को आपने संभाला कैसे? मतलब आमतौर पे ऑफकोर्स। बच्चों की दिक्कत आती है कि सर, मतलब पहली तो बात, हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने शुरुआत में यूपीएससी की तैयारी की, बाद में आपने पीसीएस देना स्टार्ट किया, आपको कब लगा और क्यों लगा कि अब मुझे प्लान बी की तरफ मुड़ना चाहिए? और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इतने सारे एग्जाम्स को कैसे मैनेज किया? जब 2 बार दे दिया और नहीं हुआ तो फिर अब लगा कि अब ज्यादा टाइम जा रहा है और थोड़ा एक एंग्जाइटी भी होने लगता है। आपके जो पीयर ग्रुप होते हैं सब सेटल हो जाते हैं, तो लगता है कि जल्दी से मैं भी सेटल हो जाऊं। तो उसीलिए फिर अलग अलग एग्जाम देने लगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन होता है वो स्टेट पीसीएससी होता है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसीलिए। और जितना भी आप हिंदी हार्टलैंड का जो एग्जाम है वो सब तो आप दे ही सकते हैं, जो वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो हिंदी होता है, तो आप दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यूपी पीसीएस दिया और फिर झारखंड पीसीएस भी दिया था, क्योंकि झारखंड से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो वहाँ वो भी दिया था। और और कैसे मैंने मैनेज करते थे? हाँ जी। तो जो भी एग्जाम मेरा नियर फ्यूचर में होता था मैं प्रायोरिटी उसी ही रखता था। जैसे अगर बीपीएससी देना है तो 1 महीना पहले मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ देता था। 1 महीना मैं प्रीलिम्स को देता था बीपीएससी का, और 1 महीना में हो जाता था, क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें जो यूपीएससी से जो ट्रांजिशन कर रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट है। पहले क्या होता था कि बहुत कोई यूपीएससी का प्री कर लेते थे, लेकिन बीपीएससी में उनको स्ट्रगल हो जाता था, क्योंकि वन लाइनर होते थे, फैक्ट होते थे, तो उतने ज्यादा फैक्ट्स को मगअप करना बहुत मुश्किल होता था यूपीएससी के बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट के लिए। लेकिन अभी जो पैटर्न है उसमें वो ट्रांजिशन बहुत इजीली लोग कर सकते हैं। और जो जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें तो कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि यूपीएससी के अगर कोई क्लोज है तो वो बीपीएससी ही है। तो जो यूपीएससी से अगर कोई कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो बीपीएससी बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए मैंने फिर बीपीएससी का किया और फाइनली हो ही गया। नहीं, बढ़िया। सौरभ, एक चीज, जैसे अभी पेपर वन में स्टैटिस्टिक्स वो सारा पोर्शन है, वो आपने कैसे कवर किया? तो पहले जब क्योंकि मैंने मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किया था, तो 50 डेज के अप्रॉक्स थे मेरे पास। तो सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सिलेबस भी नहीं पता था। और अगर आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी के मेंस का तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, उसमें हार्डली 2 पेजेस के सिलेबस हैं। हम्म। तो उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहा है। तो उसके लिए बेस्ट है आप पीवाईक्यूज लीजिए। तो मैं एक मार्केट से एक बुक ले आया था पीवाईक्यू का, तो उससे मैंने पीवाईक्यूज को देखा। और फिर पेपर वन जैसे है, तो पेपर वन का सबसे पहले मैंने देखा कि 3 सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 देखा, उसमें स्टैटिस्टिक्स है, 72 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तो वो आप 72 आउट ऑफ 72 स्कोर कर सकते हैं कंफर्टेबली। तो सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स से ही स्टार्ट किया, और 4-5 दिन में सारे जितने पीवाईक्यूज थे वो सब कर लिया। फिर उसके बाद जो सेक्शन 1 होता है वो हिस्ट्री होता है और आर्ट एंड कल्चर होता है। उसमें भी कुछ कुछ सेलेक्टेड थीम्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, तो वो सब पे मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। और कुछ कुछ बुक्स था वो बिहार स्पेशल है, क्योंकि जो यूपीएससी का मटेरियल है तो वो तो आपका हेल्प करेगा ही, लेकिन बिहार स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अब क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, तो इसमें बिहार स्पेसिफिक आपको चीज़ें ऑनलाइन नहीं अवेलेबल हो पाती, ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। तो जो बिहार की बुक है जैसे कि उससे मैंने नोट्स बनाया, और कुछ कुछ टॉपर्स के जो नोट्स थे वो सबसे रेफर करके अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाया हिस्ट्री के लिए। तो उससे लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाते थे। फिर उसी तरह सेक्शन 2 देखिएगा अगर आप जीएस 1 का, तो उसमें करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो फिर उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल रिलेशन से आता है, कोई पॉलिसीज हैं उससे आती हैं, तो उसको भी फिर मैंने अपने नोट्स बनाया। इस तरह से मैंने उसी तरह जीएस 2 में भी नोट्स बनाया सबके तीनों सेक्शंस के। तो टोटल 5 मेरे पास फाइल्स थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, जीएस 1 का। स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई नोट्स वैसा नहीं बनाया था। और पेपर 2 के लिए जो 3 सेक्शन है, तो 5 सेक्शंस के 5 मेरे पास सेपरेट फाइल्स थे, नोट्स थे। और लूज शीट्स में नोट्स बनाता था ताकि उसमें ऐड ऑन कर सके, कुछ मॉडिफाई कर सके। तो वही था। बढ़िया, मतलब पूरे सिस्टमेटिक ढंग से आपने नोट्स बनाए सभी सब्जेक्ट्स के। हाँ, उसके पहले नोट्स बनाने के पहले बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, क्या क्या पीवाईक्यूज हो रहे, पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा टाइम दिया था। 6-7 दिन पीवाईक्यूज ही देखा था कि क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या थीम्स हैं। उसके थीम बेस्ड ही स्टडी किया था, टॉपिक वाइज। पीवाईक्यू आर लाइक कंपास, जो आपको बताते हैं कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना? हाँ तो जरूर। सौरभ, एक चीज, बिहार प्रीलिम के लिए आपने क्या स्पेशल किया, क्या अलग किया? प्रीलिम्स के लिए जैसे 68 का जो प्रीलिम्स था थोड़ा डिफरेंट था, उसमें नेगेटिव मार्क भी इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। तो मैंने जो यूपीएससी का जो मेरा नोट्स था वो तो पूरा रिवाइज किया ही था। और 67 के टाइम मैंने प्रिपरेशन किया था, हालांकि एग्जाम नहीं दे पाया।
तो वो एक जो घटना चक्र आता है हिस्ट्री का, फिर साइंस का, वो सबको मैंने थॉरली पढ़ा था, तो उससे फायदा हुआ। और अगर फिल्म्स देखिएगा आप बीपीएससी का, तो उसमें तीन जो मेजर सेक्शन होते हैं वो हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, इन तीनों से ही आई थिंक लगभग 100 क्वेश्चन इन्हीं तीनों सेक्शन से हो जाते हैं। तो अगर आप इन तीनों सेक्शन के ऊपर अगर आपका कमांड अच्छा है तो प्रीलिम्स हो जाता है इन जनरल। तो इन तीनों के ऊपर ही मैंने फोकस किया था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक मैगजीन ले लिया था, ये से हेल्प हो गया था। और एक, लेकिन अभी बस वो सफाइस नहीं करेगा क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसमें मैं बोलूंगा एक आप न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहे तो एक मैगजीन देख सकते हैं आप किसी कोचिंग का, यूपीएससी का। ओनली आईएएस का आपका क्या रोल रहा आपकी सक्सेस जर्नी में? यूपीएससी के टाइम में ओनली आईएएस का एक इन्वायरमेंट का एक कंपाइलेशन आया था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला था। एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, प्रहार था आई गेस, मुझे याद नहीं है, हाँ, 2021 में। प्रहार मेंस में। हाँ, मेंस के लिए है प्रहार। अच्छा, हाँ, तो वो करें, वो उसके लिए मैंने देखा था, वो इन्वायरमेंट का मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। ठीक है, तो बढ़िया। इतना काफी हो गया। ठीक है। और बच्चों में ना एक बहुत ज्यादा बड़ा डर होता है आंसर राइटिंग का। मतलब हम्म। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर हमें पता तो है, लेकिन लिख नहीं पाते, हम अपने आप को हम्म। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कई तो बच्चे ऐसे हैं डर के मारे कोशिश भी नहीं करते हैं। हम्म। तो इसके लिए आपने क्या किया और उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? आंसर राइटिंग का देखिए कोई अच्छा टाइम नहीं होता है। सब सोचते हैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कभी कंप्लीट होता नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है। वो कभी दिन ही नहीं आएगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप बोलेंगे आज से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसी के ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो बहुत खराब आंसर्स होंगे, आपको खुद शर्म आएगा कि मैंने ही लिखा है, बट ठीक है। हम्म। उसके साथ स्टिक रहिए और रेगुलर लिखते रहिए। हर दिन एक आंसर, दो आंसर ऐसे लिखिए। शुरू में अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को ही भेजिए, आपका पीयर सर्कल होता है, उनको आप आंसर्स दिखा सकते हैं, वो आपको सजेशन देंगे, फिर उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और सौरभ, ऐसे के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे के लिए, जैसे मैंने यूपीएससी के टाइम कुछ ऐसे का किया था, लिखा था, कुछ अपने नोट्स बनाए थे, तो वो हेल्पफुल हो गए थे। ऐसे मैं बताऊंगा, एक टेलीग्राम चैनल था, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। टॉपर्स का बहुत सारे ऐसे को पढ़ा और फिर एक समझ में आ गया कि किस तरह से ऐसे लिखना है, क्योंकि कंटेंट तो लगभग जितने भी एस्पिरेंट है सबके पास कंटेंट होता है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंसोलिडेट कैसे करना है, और एक फ्लो कैसे लाना है ऐसे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। और मैंने एक नोट्स भी बना लिया था ऐसे का, कोई बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं पर्सनालिटीज के, वो सब हो गए। और अभी जैसे ऐसे आया था 68th में हमारे टाइम, तो वो थोड़ा फिलोसॉफिकल एसेस था। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मनूवर कर सकते हैं, ऐसे के अराउंड अलग अलग डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, वही ज़्यादा बेटर है। और अलग अलग डायमेंशंस में सोचने की कोशिश करिए। और स्टैटिक ऐसे, जैसे इस बार 69th में दो ऐसे जो था वो बहुत ही स्टैटिक था। इंटरनेट के ऊपर आ गया, एग्रीकल्चर के ऊपर आ गया, इंडस्ट्रीज के ऊपर आ गया, ऐसे था। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप पहले से ही ऐसे तैयार कर लिए, दो दो तीन तीन पेज का आप एक नोट्स बना सकते हैं। उसके ऊपर आप कुछ फैक्ट्स डाल लीजिए, कुछ पॉलिसीज जो है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से ही तैयार कर लीजिए, जाके एग्जाम पर चिपका देना है। क्योंकि अगर स्टैटिक बेस्ड अगर ऐसे आ रहा है तो उसमें कुछ आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जब फिलोसॉफिकल ऐसे ऐसे आता है तब थोड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए आप वही प्रैक्टिस करिए और फ्लो पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तो लिख लेते हैं लेकिन वो फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में स्विच करना है तो किस तरह से वो ट्रांजिशन स्मूथ हो, ताकि जो रीडर है वो पहले से प्रियम्प्ट करना चाहिए उनको कि अब जो राइटर है जो ऐसे लिख रहा है वो आगे क्या लिखने वाला है। तो ये नहीं होता है, बहुत बार एब्रप्ट वो चेंज होता है, तो उसके कारण मुझे लगता है मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो वो फ्लो के ऊपर काम करिए, तो अच्छा मार्क्स आएगा इससे में। कई बार आर्टिफिशियल लगता है। आप अभी पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे, हम्म। एकदम से हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। बीच में हाँ। कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए बढ़िया ढंग हाँ, से, है कनेक्टर्स ना? का यूज करना सीखना चाहिए। हाँ, हम्म। कनेक्टर बहुत जरूरी है। और सौरभ, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, है ना? हाँ सर, ज्योग्राफी। तो वो बच्चे जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रही? बीपीएससी के लिए तो अब वो क्वालिफाइंग ही हो गया है, तो पता नहीं, मैंने यूपीएससी के लिए तो बहुत थॉरली स्टडी किया था ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो उससे हेल्प हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने क्वालिफाइंग पेपर के लिए उतना ज़्यादा किया नहीं था, बस एक दो दिन ही देख लिया था, अपना नोट्स एक बार स्कैन कर लिया था क्या क्या है। तो हाँ, अभी मतलब जो, इतना तो आपका स्ट्रोंग था कि यूपीएससी में इतना स्ट्रोंग तो था कि आराम से क्वालिफाइंग तो पास कर ही सके, है ना? हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं। ठीक है। और सौरभ, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी देखो आज के समय में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखोगे इंटरनेट पे तो यूं हो गया है, हर एक वेबसाइट बस रिकमेंडेशंस में कुछ ना कुछ आपको भेजती रहती है। एक हम्म। चीज हम
किसी लक्ष्य के साथ खोलते हैं कि मुझे ये देखना है, पहुंच जाते हैं कहीं और पता भी नहीं लगता, है ना? हम्म। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? बहुत सारे बच्चे कहते हैं फोकस नहीं कर पाते एग्जाम पे। आपने कैसे मतलब ये इस चीज को मैनेज किया? मैं बहुत ज्यादा तो वैसा नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरा सोशल लाइफ को कट आउट करके एकांत में आइसोलेशन में पढ़ते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सोशल हूँ, तो अपने दोस्त लोग के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हमेशा होते रहता था। लेकिन हाँ, वो सिलेक्टेड, वो ये नहीं होना चाहिए आपके पढ़ाई में, वो बैरियर नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्टिव ही होना चाहिए। जैसे हमारा क्या था, दिल्ली में थे तो लाइब्रेरी जाते थे, तो लाइब्रेरी का एक ग्रुप था। फिर हम लोग खाना भी सब साथ ही खाते थे, उसमें वही सब डिस्कशन भी होते रहता था, पढ़ाई का ही कौन सा एग्जाम है क्या है। तो आप पीयर ग्रुप अपना सिलेक्ट करिए अच्छा से। अच्छे अगर आप सर्कल में रह रहे हैं तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो मेरे साथ वैसा लकीली अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला, और सोशल मीडिया का आप सिलेक्टेड यूज कर सकते हैं। मैं ट्विटर यूज करता था, उससे मुझे बेनिफिट मिला है। जो जो चैनल्स मैं फॉलो करता था उससे, और आप सिलेक्टेड यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। और एक चीज, जैसे अभी आपको कम से कम 4 साल तो हो गए, आसपास 4 साल के आसपास हो गए तैयारी करते करते। हम्म, तो जैसे देखो अप्स एंड डाउन्स भी आए, कई बार नहीं सक्सेस मिली, तो हम्म। उस लो फेज को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिली। आपने कैसे लो फेसिस को मैनेज किया? सबके, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सबके साथ ऐसा आता है, लो फेज होता है। तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्टन होने का जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होगा, आप सब चीज़ सही कर रहे होंगे तभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो उस टाइम वही आपका पेशेंस चेक हो रहा है। तो आप यही सोचिए कि कभी ना कभी रिजल्ट आएगा ही, सही डायरेक्शन में बस मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। सही कहा आपने। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। हाँ, और चूंकि सौरभ आपने बहुत बढ़िया ढंग से हर एक चीज के नोट्स बनाए, हाँ, तो हाँ। वो बच्चे जो नोट्स बनाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा, सिलेबस रखिए, पीवाईक्यूज रखिए, दोनों को एक साथ रखिए। पहले देखिए कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या जरूरत है नोट्स बनाने के लिए। आप हर चीज लिख देंगे तो वो काम का नहीं है। और नोट्स, बहुत कोई होते हैं बहुत कंसाइज नोट्स बनाते हैं, मेरे साथ थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा बल्क, मेरे नोट्स थोड़ा बल्की होते हैं, लेकिन मैं इतने बार सोचता हूँ उसको रिवाइज कर लूँ कि बाद में वो एग्जाम के एक दिन पहले भी तुरंत तुरंत सारा पूरा रिवाइज हो जाए। तो और लूज शीट्स में नोट्स बनाइए ताकि उसके ऊपर ऐड ऑन कर सके। हमेशा बुक, नोटबुक का यूज मत करिए, क्योंकि बार बार उसमें चेंज करने में फिर दिक्कत आता है। और थोड़ा पेशेंस का काम है नोट्स बनाना, थोड़ा लिखने में लोगों को आलस आता है, बट आप स्टार्ट करिए धीरे धीरे, आप खुद से सीखेंगे लिखते लिखते। कोई बता नहीं सकता कैसे, कोई एक तरीका नहीं है नोट्स बनाने का, हर एस्पिरेंट का अलग अलग होता है। आप जितने से बात करिएगा सबका अलग अलग है, लेकिन नोट्स बनाइए, लिखना क्योंकि जरूरी है। बढ़िया। आप ऑनलाइन नोट्स बनाते थे या ऑफलाइन वैसे? ऑफलाइन, ऑफलाइन मैं पेज पे लिखता था। ठीक है। हाँ। ठीक है, हम इंटरव्यू समाप्त करें उससे पहले सौरभ एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आपकी फैमिली का, पेरेंट्स का क्या रोल रहा इस पूरी जर्नी के दौरान? पेरेंट्स का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो पापा बोल रहे थे सोच लो एक बार लेकिन फिर बोले कि हाँ सोच लिया, वही करना है। तो बोले ठीक है, अब चले, तब चल ही जाओ। फिर दिल्ली चला गया। तो पेरेंट्स का रोल हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा, कभी ये नहीं बोले कि अब देखो दूसरा ऑप्शन देखो, क्या करना है नहीं करना, हमेशा से सपोर्टिव रहे। फैमिली में सब कोई हमेशा से सपोर्टिव रहे, वैसा कुछ नहीं था, तो ठीक रहा। उन्होंने बोला पढ़ो, कुछ भी हो पढ़ो, तुम, हम तुम्हारे हाँ, साथ हैं। हाँ। बढ़िया। ठीक है सौरभ, काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके। और बिहार में जब मैं आऊंगा आपसे मिलूंगा। और कभी भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी मतलब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप जरूर बताइएगा। और जी, उम्मीद है कि एक बार फिर से जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा इसी प्रकार का इंटरव्यू हम फिर से करेंगे। ठीक है? जी, जरूर जरूर। ठीक है सौरभ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।